स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद पीएस। और आज अपन क्लास 12th का चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बात करते हैं बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो अपन ने आवेश की बात की थी, आवेश चार्ज। अपन ने इस चार्ज की 2-3 कंडीशन की बात करते हैं। देखो मैंने कहा कि जब चार्ज आपका रेस्ट में होता है तब अपन बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। मैंने कहा कि स्थिर आवेशों का, जब आवेश स्थिर होता है तो उन स्थिर आवेशों का अध्ययन अपन भौतिक विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी के अंदर, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। ठीक है बच्चों, जो बात अपन ने कर ली थी, यानी कि जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं। अब अपन आवेश को चलाना शुरू करते हैं। अब आवेश चलेगा 2 तरीके से। एक तो चलेगा आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यानी नियत वेग से। और नियत वेग से जब आवेश चलता है बच्चों, तो वहां पर अपन बात करते हैं किसकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। किसकी बात करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी की, यानी विद्युत धारा की। दूसरी बात अपन करते हैं बच्चों, एक तो हो गई कांस्टेंट वेलोसिटी यानी नियत वेग से। एक अपन बात करें किसकी, त्वरित आवेश की, यानी जब आवेश की या आवेश का जो वेग है वो नियत ना हो तो क्या होगा, त्वरित आवेश होगा। और जब त्वरित आवेश होता है तो अपन बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व की। यहां पर अपने पास चुंबकीय क्षेत्र और शामिल हो जाता है। तो इसके जस्ट आगे वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे अपन, वो कौन सा पढ़ेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लियर है। अपन ने बोला कि जब आवेश रेस्ट में था तो अपन ने बात की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। अब आवेश चलना शुरू करेगा यानी मोशन में होगा। और मोशन 2 तरीके का हो सकता है, एक तो अपने पास कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चले और दूसरा एक्सेलरेटेड चार्ज यानी त्वरित आवेश हो। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो अपन बात करेंगे किसकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी की। और जब एक्सीलरेशन होगा तो अपन बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, विद्युत चुंबकत्व की। तो बात करते हैं बच्चों, चैप्टर की शुरुआत करते हैं अपन। अब यहां पर अपन आवेश मोशन में होगा यानी चलना शुरू करेगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा। ये क्या होता है बच्चों, बहुत पहले से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। 10th क्लास में भी पढ़ा होगा अपन ने, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है बच्चों, विद्युत धारा। अगर अपन बेसिक फॉर्मूला इसका देखें तो I = Q/T होता है बच्चों। अब ध्यान से देखना, बात करते हैं इसके मात्रक की। तो मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों इसका, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और टाइम का मात्रक होता है सेकंड। और कूलाम पर सेकंड को बच्चों अपन ने क्या बोलते हैं, एम्पियर। यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर या कूलाम पर सेकंड। तो आवेश प्रवाह की दर बच्चों क्या कहलाती है, विद्युत धारा। अब यहां पर अपन बात करते हैं किसकी, आई एवरेज की। आई एवरेज क्या होता है, औसत विद्युत धारा। औसत विद्युत धारा, मान लो ये अपने पास कोई एक चालक तार है। इस चालक तार का मान लो मैंने कोई भी एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ले लिया, कोई भी एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। मैंने कहा कि यदि इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से
डेल्टा क्यू आवेश डेल्टा टी समय में प्रवाहित होता है, तो आपके पास औसत विद्युत धारा क्या बन जाएगी बच्चों, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये लो जी, औसत विद्युत धारा की बात हो गई। अब देखो बच्चों, औसत विद्युत धारा क्या होती है, जो एक समय अंतराल के अंदर पूछे आपको। जैसे मैंने यहां से बोल दिया कि 0 से 5 सेकंड के बीच कितना आवेश स्थानांतरित हुआ, या 5 से 7 सेकंड के बीच कितना आवेश स्थानांतरित हुआ, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, औसत विद्युत धारा। क्लियर है बच्चों? बात करते हैं अपन औसत विद्युत धारा की। मैंने कहा आपने कोई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ले लिया, इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है कितने समय में, डेल्टा टी समय में, तो औसत विद्युत धारा क्या बन गई, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यानी अपन के पास औसत विद्युत धारा की जब भी बात करेगा तो आपको एक समय अंतराल देगा। जैसे आपको बोलेगा कि इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 0 से 5 सेकंड के बीच कितनी धारा प्रवाहित हुई, 1 से 2 सेकंड के बीच कितनी धारा प्रवाहित हुई, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, औसत विद्युत धारा। बात करते हैं बच्चों किसकी, आई इंस्टेंटेनियस की। तात्क्षणिक विद्युत धारा क्या होती है, तात्क्षणिक विद्युत धारा, ध्यान से देखो, मैंने कहा समय अंतराल जब आपको दे तब तो आपको पूछेगा औसत विद्युत धारा, और किसी इंस्टेंट टाइम पर पूछ ले, जैसे आपको पूछेगी एग्जैक्ट मुझे तीसरी सेकंड पर बताओ धारा का मान क्या होगा, किसी एक इंस्टेंट टाइम पर पूछ ले, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस करंट या तात्क्षणिक धारा। यानी इसमें अपन क्या बोल सकते हैं कि जो टाइम की लिमिट है वो क्या है बच्चों, यहाँ पर 0 की ओर है। देखो वो छोटे से टाइम की बात कर रहा है, तो समय अंतराल नहीं होगा, यहाँ पर एक छोटे से टाइम की बात कर रहा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी। ये बच्चों अपने पास क्या हो गया, तात्क्षणिक धारा डी क्यू अपॉन डी टी। तो नोट करो, आगे देखते हैं। चले बच्चों, देखो इनको एक दो क्वेश्चन से समझते हैं अपन, क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देखो, आपके पास यदि आवेश Q इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, यानी आवेश का मान दे रखा है आपको समय के फंक्शन में, Q इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, किसी परिपथ से प्रवाहित होता है, तो t इक्वल्स टू 1 सेकंड से t इक्वल्स टू 3 सेकंड में धारा का मान बताइए, धारा का मान बताइए, ठीक है। और इसी में एक दूसरा क्वेश्चन हो रहा है, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर धारा का मान बताना है। एक तो देखो बच्चों समय अंतराल दे रखा है अपने को कि 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में धारा का मान बताओ, और एक इंस्टेंट टाइम पे पूछ लिया कि एग्जैक्ट 2 सेकंड पर आप धारा का मान बताओ। तो क्या होगा, अगर समय अंतराल हो तब तो अपन क्या लिखते हैं बच्चों, आई एवरेज, और आई एवरेज कितना होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यानी आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1 लिख सकते हैं ऐसा। देखो जब एवरेज करंट की बात करें तो अपन सीधा Q2 माइनस Q1 यानी T बराबर 1 सेकंड पर आवेश, और यहां पर T बराबर 3 सेकंड पर आवेश, तो क्या कर दोगे आप, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। देखो अपन बात करें किसकी, Q T इक्वल्स टू 2 सेकंड पर, सॉरी
3 सेकंड में। अगर 3 सेकंड की बात करें तो 3 सेकंड पर आवेश का मान कितना होगा बच्चों? ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3 प्लस 4। तो ये कितना हो गया? 9 प्लस 6 प्लस 4, 6 और 4 10, 10 और 9 19 कूलम। चलो t बराबर 3 सेकंड पर आवेश का मान आ गया। अब t बराबर 1 सेकंड पे बात कर लेते हैं। तो t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर आवेश कितना होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1 प्लस 4, यानी t की वैल्यू आप कितनी रख दो? 1 सेकंड। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4, तो 4 और 2 6, 6 और 1 7। क्लियर है बच्चों? तो अपन के पास धारा कितनी आ जाएगी? Q2 माइनस Q1। Q2 यही था 3 सेकंड पर और माइनस 1 सेकंड पर, तो ये हो गया 19 माइनस 7 अपॉन T2 माइनस T1, 3 माइनस 1। तो 19 में से 7 निकालोगे कितना बचेगा? 12 और 7 19 होते हैं, 3 माइनस 1 2, कितना आ गया? 6 एम्पियर। क्लियर है बच्चों इतनी सी बात? अगर अपन बात करें t इक्वल्स टू 1 सेकंड से t इक्वल्स टू 3 सेकंड में धारा का मान कितना होगा? 6 एम्पियर। क्लियर है? नोट करो, देखते हैं आगे। चलो फिर अपन बात करते हैं t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर। तो किसी इंस्टेंट टाइम पर पूछे तो अपन क्या निकालते हैं बच्चों? तात्क्षणिक धारा। तो I इंस्टेंटेनियस कितना होता है? dq अपॉन dt। अब यहां से देखो q की वैल्यू ये रही आपके पास d अपॉन dt, और ये है आपके पास t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। तो आपको टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करना है बच्चों? इसको डिफरेंशिएट करना है, अवकलन करना है। तो अवकलन कैसे होगा इसका? यहां से हो जाएगा 2t, t स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2t प्लस 2t का कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है? इस वाले का अपन ने अवकलन कर दिया। अब अपने को टाइम देखो कितना दे रखा है? 2 सेकंड पर, यानी t की वैल्यू कितनी रखनी है आपको? 2 सेकंड। तो आपके पास I इंस्टेंटेनियस कितना आ जाएगा बच्चों? 2t प्लस 2 है, तो 2 इंटू 2 प्लस 2, तो कितना आ गया? 4 प्लस 2 6 एम्पियर। यानी आप एग्जैक्ट 2 सेकंड पर देखोगे तो आपको करंट की वैल्यू कितनी मिलेगी? 6 एम्पियर। तो नोट करो बच्चों, देखते हैं आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। आपको बोला है कि यदि I इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4t धारा किसी अनुप्रस्थ काट से क्षेत्रफल से जीरो से 3 सेकंड, ठीक है बच्चों, 0 से 3 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो आवेश का मान बताइए। यानी किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से I इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4t इतनी धारा प्रवाहित होती है 0 से 3 सेकंड तक, तो आपको आवेश का मान बताना है कि आवेश कितना प्रवाहित होगा। तो बच्चों अपन बात करते हैं किसकी? I इक्वल्स टू dq अपॉन dt। जब अपने पास आवेश का मान दिया होता है और अपने को धारा पूछे तब तो अपन अवकलन कर देंगे।
अब यहाँ पर देखो अपने को आवेश का मान पूछा है, तो dq इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I इंटू dt। अब क्या कर देंगे अपन, समाकलन कर देंगे। समाकलन करोगे तो ये लो जी, अब I की वैल्यू कितनी है ध्यान से देखो, dq का समाकलन q हो जाएगा और I की वैल्यू है आपके पास t स्क्वायर प्लस 4t इंटू dt और समय की सीमा 0 से 3 सेकंड, यानी 0 से 3 सेकंड की बात कर रहा है। तो आप इसका अवकलन कर दो, तो q इक्वल्स टू अवकलन कितना होगा बच्चों इसका, t स्क्वायर dt, अलग अलग कर लो दोनों का, तो ये तो हो जाएगा t क्यूब बाई 3 और 4t का कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस अपॉन 2। ठीक है जी, और लिमिट क्या आ जाएगी इसकी 0 से 3। बोलो क्लियर है। टी स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, टी क्यूब अपॉन 3 और 4 कांस्टेंट है, टी का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो लिमिट रख देते हैं, टी की वैल्यू एक बार तो 3 रखो, तो 3 का की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 4 3 की पावर 2 अपॉन 2, एक बार तो ये रख दो, फिर आपको माइनस लगा के 0 रखना है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो अपने पास कितना बचेगा, 3 3 9 9 3 27 अपॉन 3 प्लस ये हो जाएगा 9 और 36 बटे 2। देखो ये 9 3 27 और 18 दूनी 36, कितना आ गया 18 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 27 कूलम। ये लो जी बच्चों, बहुत आसान है। अगर आपको आवेश देकर धारा पूछे तब तो आप अवकलन कर देना, और धारा का मान देकर अगर आपको आवेश पूछे तो आप क्या करोगे, समाकलन कर दोगे यहाँ से dq इक्वल्स टू I इंटू dt। I की वैल्यू आपके पास ये रही, समय आपको दे रखा है 0 से 3 सेकेंड, तो वैल्यू रख दो, समाकलन करो, समाकलन करके आप सीमा रख दो, तो ये आपके पास आ जाएगा आवेश। चलो आगे बात करते हैं अपन। तो ये तो था बच्चों अपने पास विद्युत धारा, बहुत आसान है। औसत धारा या तात्क्षणिक धारा, अगर आपको समय अंतराल दे और समय अंतराल के अंदर पूछे तो आप क्या निकालोगे, औसत धारा, और यदि आपको किसी इंस्टेंट टाइम पर पूछे तो आप क्या बताओगे, तात्क्षणिक धारा। चलो बात करते हैं अपन आगे। अगला जो टॉपिक है अपना वो है बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग। अपवहन वेग ये बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे 12th बोर्ड में हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो बच्चे बात करते हैं अपन किसी चालक की बात करें तो मान लो मेरे पास ये चालक है, अपन आज तक ये पढ़ते आए हैं कि चालक के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होता है बच्चों, 0। ये आज तक अपन बात करते आए हैं किसकी, चालक की। चालक के अंदर नेट विद्युत क्षेत्र कितना होता है बच्चों, 0। अब यहां देखो इस चालक की थोड़ी सी कहानी है लंबी सी। अपन ने क्या किया, इस चालक को एक विद्युत क्षेत्र में रखा जिसकी दिशा ये है, और ये विद्युत क्षेत्र कौन सा है बच्चों, एक्सटर्नल यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र है। मैंने इस चालक कार पर एक बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया, और बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने से क्या होगा बच्चों, मैंने कहा कि चालक के पास बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो चालक जो भी होता है, चालक के पास बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जैसे ही आप इसको विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो यहां पर क्या होगा, आपको पता है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो इलेक्ट्रॉनों पर अपने से विपरीत दिशा में बल लगाता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, ऋणावेश, और ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगता है वो अपने से विपरीत दिशा में। तो क्या होगा बच्चों, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कुछ इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज यहां पे कलेक्ट हो जाएगा, और कुछ पॉजिटिव चार्ज है वो यहां पे कलेक्ट हो जाएगा। बोलो ऐसा ही होगा क्या, जैसे ही अपन ने विद्युत क्षेत्र लगाया, अपन ने बोला कि ऋणावेश है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत चलेगा
और धनावेश है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेगा। तो अपन ध्यान से सुनो, जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाया तो अपन ने बोला कि कुछ धनावेश यहाँ पे इकट्ठा हो गया और कुछ यहाँ पे। तो जैसे ही ये आवेश इकट्ठा होगा, अंदर की ओर एक विद्युत क्षेत्र बन जाएगा E इनसाइड, और उसकी दिशा किधर होगी, प्लस से माइनस की ओर। और सबसे खास बात यह है बच्चों कि इस अंदर वाले विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है या जो इसका परिमाण होता है वो इस वाले के बराबर होगा, बाहर वाले के। यानी अपन ये लिख सकते हैं कि E एक्सटर्नल इक्वल होगा माइनस E इंटरनल के या E इनसाइड के। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, परिमाण तो समान है, लेकिन दिशा दोनों की क्या है बच्चों, विपरीत है। यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र मैंने इस दिशा में लगाया तो अंदर वाला विद्युत क्षेत्र इस दिशा में बन जाएगा। यानी ये दोनों विद्युत क्षेत्र परिमाण में तो समान होते हैं और दिशा में विपरीत होते हैं। तो बच्चों यहां से इनको ऐड करोगे तो अपने पास ई नेट कितना आ जाएगा बच्चों, 0। अभी अपन बोलते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। अब ध्यान से देखो, अपन ने कहा कि ये ऋणावेश और ये धनावेश ये इतनी स्पीड से बनते हैं कि आपने जैसे ही चालक को विद्युत क्षेत्र में रखा, ये माइक्रो सेकंड में क्या कर लेता है, इस अंदर वाले विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर लेता है। जैसे ही अंदर वाला विद्युत क्षेत्र बना, अब ई नेट कितना हो गया बच्चों, 0। अब देखो पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं होता है, पॉजिटिव चार्ज एक कहानी है बस, पॉजिट्रॉन अपन बोल सकते हैं। बाकी अपन को पता है कि कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। पॉजिटिव चार्ज तो एक कहानी है, ये मान लो कुछ नहीं है ऐसा। अपन ने बोला कि इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत चलना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही अपन ने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया, इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेश यहाँ पे इकट्ठा हो गए, और धनावेश क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, उस कमी को ही अपन क्या बोलते हैं, धनावेश बोलते हैं। तो यहां पर कुछ धनावेश बन गया, यहां पर कुछ ऋणावेश। तो ये जो अंदर वाला विद्युत क्षेत्र है, मैंने कहा कि ये तुरंत बनता है, इंस्टेंट बनता है। जैसे ही आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया, अंदर फटाक से क्या बन जाएगा, विद्युत क्षेत्र। अब ये विद्युत क्षेत्र बाहर वाले विद्युत क्षेत्र के क्या होगा, इक्वल होगा, परिमाण में समान होगा और दिशा में विपरीत होगा। तो अपन ने कहा कि ई नेट यहां पर क्या हो गया बच्चों, 0। अब यहां पर जो ये अंदर वाला विद्युत क्षेत्र बनता है, इसको अपन बोलते हैं बच्चों प्रेरित विद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे इसको, प्रेरित विद्युत क्षेत्र। जो किसके कारण बनता है, ये जो आवेश इकट्ठा हुए हैं ना दोनों, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो यहां पर क्या बन गया, विद्युत क्षेत्र। तो इस विद्युत क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत क्षेत्र। अब बात ये आती है कि अपन ने बोला कि ई नेट यहां पर कितना हो गया, 0। जैसे ही आपने इस चालक को विद्युत क्षेत्र में रखा, अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र बना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, इस चालक के पास और भी इलेक्ट्रॉन है क्या, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक के अंदर, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन और बच गए, अब जो इलेक्ट्रॉन बच गए, देखो मैंने कहा कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर आके इकट्ठा हो गए, यानी ऋणावेश यहां बन गया, धनावेश यहां बन गया, अंदर एक विद्युत क्षेत्र बना जो बाह्य विद्युत क्षेत्र के क्या था, बराबर, और ये बराबर था, तो यहां पर ई नेट कितना हो गया, 0। लेकिन चालक के पास अभी भी क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, क्या एक जगह बैठे रहेंगे। ध्यान से देखो, ई नेट 0 है, अब कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, बाहर एटमॉस्फेयर से उष्मा ग्रहण करेंगे। टेम्परेचर तो होता ही है बाहर, मान लो अंदर का टेम्परेचर कम है, बाहर का ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उष्मीय ऊर्जा प्राप्त करेंगे, और उस ऊर्जा के कारण ये क्या करते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चला गया u1 वेग से, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चला गया u2 वेग से, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया u3 वेग से, एक इलेक्ट्रॉन मान लो इधर आ गया un वेग से। देखो यहां पर ई नेट 0 होने के बाद भी अपने पास चालक के अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं।
अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कुछ ऊष्मा ग्रहण करेंगे ऊर्जा के रूप में, और वो ऊर्जा पाकर ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों का ये जो गति है इसको अपन बोलते हैं बच्चों यादृच्छिक गति। क्या बोलते हैं इसको, यादृच्छिक गति। बोलो क्लियर है इतनी सी बात। ये जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे हैं इनकी इस गति को क्या बोलते हैं अपन, रैंडम मोशन या यादृच्छिक गति। इस वाली कंडीशन में यदि मैं बात करूं इन इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग की, तो इन सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग कितना हो जाएगा बच्चों, 0, U एवरेज। और औसत कैसे निकालेंगे, U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन UN, और इसको डिवाइड कर दो आप किससे, N से। यानी ये जो सारे इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर भाग रहे हैं, यानी इनका औसत वेग कितना हो गया, 0। यानी आप लिख सकते हो U एवरेज इक्वल्स टू 0। बोलो बच्चों क्लियर है इतनी सी बात। देखो अभी तक अपन ने इस पे कोई बैटरी नहीं लगाई है, केवल एक विद्युत क्षेत्र लगाया था, और इस विद्युत क्षेत्र के कारण अंदर एक विद्युत क्षेत्र बनेगा। फिर मैंने कहा ये दोनों परिमाण में तो समान होंगे लेकिन दिशा में विपरीत, जिसके कारण चालक के अंदर ई नेट कितना हो जाएगा, 0। और ई नेट 0 होने के कारण क्या होगा, यहां पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। अब जो बाकी इलेक्ट्रॉन बच गए वो क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से ऊष्मा ग्रहण करेंगे, यानी ऊष्मीय ऊर्जा मिलेगी इनको, और ऊर्जा मिलेगी तो ये क्या होंगे, इधर उधर भागते रहेंगे। यानी इनकी इस गति को क्या बोलेंगे अपन, यादृच्छिक गति। और जब यादृच्छिक गति करते हैं तो इन सब इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग कितना होता है बच्चों, 0। तो यहां तक की कहानी क्लियर है, तो नोट करो, आगे देखते हैं। सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग कितना हो गया अपने पास, 0। अब अपन एक कहानी में नया ट्विस्ट लेके आते हैं। अब अपन इस कंडक्टर को क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ये लो जी, इस कंडक्टर को अपन ने एक बैटरी से जोड़ दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो देखो यहां पर बैटरी क्या करेगी, विभवांतर उत्पन्न करेगी। देखो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना उसको उच्च वोल्टा टर्मिनल बोलते हैं, यानी हाई पोटेंशियल टर्मिनल, और जो नेगेटिव होता है उसको लो पोटेंशियल टर्मिनल बोलते हैं। तो अपने आप क्या बनेगा यहाँ पर विभवांतर। जैसे मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है, तो पोटेंशियल कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट। अपन यही तो चाहते हैं। तो देखो इसके कारण क्या होगा, अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर लगाया, और विभवांतर लगाने से यहां पर क्या बनेगा, एक विद्युत क्षेत्र बनेगा। और ये विद्युत क्षेत्र बनते ही इस चालक के अंदर क्या होगा बच्चों, विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र बन गया। अब ये ई इनसाइड है वो इतना स्पीड से बनता है, लेकिन यहां पे कहानी में ट्विस्ट क्या है वो देखो। जब तक अपन बैटरी नहीं लगाते हैं ना, तब तक यहां पर चार्ज एक्यूमुलेट होता है, यानी चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। तो अपन ने बोला कि ई नेट कितना हो गया था, 0। लेकिन ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अपन ने बोला कि जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा यहाँ पर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ चार्ज इकट्ठा हो गया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव। लेकिन बैटरी लगाने से क्या होगा बच्चों, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हुए थे ना उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, यहां से चलाना शुरू कर देगा। क्योंकि यहां पर देखो वायर लगा हुआ है बच्चों, पहले वायर नहीं था अपने पास। अब ये बैटरी क्या करेगी, देखो बैटरी होती क्या है, बैटरी के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉनों को सर्किट में चलाने का काम करती है। ध्यान रखना, बैटरी क्या करती है, यहां पर चार्ज को इकट्ठा नहीं होने देगी। ध्यान से देखो, बैटरी जो है वो यहां पर चार्ज को इकट्ठा नहीं होने देगी। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आए थे उन इलेक्ट्रॉनों को चलाना शुरू कर देगी। ऐसे देखो, इस बैटरी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना,
और आपको पता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलेगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत आएंगे इधर। और ये पॉजिटिव टर्मिनल देखो, बैटरी का काम क्या है, इन इलेक्ट्रॉनों को चलाना। तो अब जैसे ही अपन ने बैटरी लगा दी, अब चार्ज इकट्ठा नहीं हो पाएगा, और इकट्ठा नहीं हो पाएगा तो यहां पर क्या होगा, इनसाइड कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। होगा क्या, अरे अंदर वाला विद्युत क्षेत्र कब बनता था, जब यहां पर एक तरफ ऋणावेश और एक तरफ धनावेश इकट्ठा होता था। अब अपन ने बोला कि बैटरी यहां पर आवेश को इकट्ठा नहीं होने दे रही, वो इलेक्ट्रॉन को चलाना शुरू कर देती है, तो ई इनसाइड क्या होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा। अब जो बाकी इलेक्ट्रॉन थे, उन बाकी इलेक्ट्रॉनों की क्या हालत होगी वो देखो। ये आपके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और थे। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो बाहर वाला विद्युत क्षेत्र है उसके कारण बल का अनुभव करेंगे, यानी ये जो विद्युत क्षेत्र है वो इन इलेक्ट्रॉनों पर क्या करेगा, बल लगाएगा। और ये विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगाता है वो कितना होता है बच्चों, F इक्वल्स टू क्यू। किसकी बात कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, E, तो E इंटू E। अब इस बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत है तो माइनस लगा सकता हूं क्या बच्चों। मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण कितना बल लगा, F इक्वल्स टू E इंटू E। फिर मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन है, ऋणावेश है, तो इन पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगेगा, और विपरीत लगेगा तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, माइनस। अब ध्यान से देखो बच्चों, यही जो बल है वो हर एक इलेक्ट्रॉन पर लगेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन की बात की है मैंने, लेकिन इतना ही बल सारे इलेक्ट्रॉन पर लगेगा। क्यों, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉनों का आवेश तो सेम ही है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल कितना लगेगा, माइनस E इंटू E। और माइनस क्या बताता है अपने को, इस बल की दिशा, और बल की दिशा इस विद्युत क्षेत्र की क्या है बच्चों, विपरीत है। तो यहां से मैं बात करूं किसकी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन पर ये बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, त्वरित होगा। अरे जब भी किसी कण पर अपन बल लगाते हैं तो बल लगाने से उसका वेग क्या होगा, बदलेगा, और वहां पर त्वरण उत्पन्न होगा। तो अपन इलेक्ट्रॉन के त्वरण की बात करें तो त्वरण कैसे निकालोगे, यहां से F इक्वल्स टू ma, तो A इक्वल्स टू आ जाएगा F अपॉन m। F अपॉन m, F की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस E, और नीचे बच जाएगा m क्या है, यहां पर कौन से पार्टिकल की बात कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन की। तो ये द्रव्यमान किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। मैंने कहा ये विद्युत क्षेत्र लगेगा, लगाएंगे अपन बैटरी लगाएंगे तो विद्युत क्षेत्र बनेगा, और इस विद्युत क्षेत्र के कारण इन इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है। उस बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है, तो इलेक्ट्रॉन पर बल कितना हो गया, माइनस E इंटू E। अब अपन ने बोला कि त्वरण कितना उत्पन्न होगा, माइनस E बाई m। तो ये त्वरण की वैल्यू भी अपन यहां पे रख लेते हैं, A इक्वल्स टू माइनस E बाई m। बोलो बच्चों की इतनी कहानी समझ में आ गई। अब देखो ये जो बल है वो हर एक इलेक्ट्रॉन पर लगेगा, और हर एक इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना होगा, माइनस E बाई m। अब ध्यान से देखो, अपन ने बोला कि इलेक्ट्रॉन पर जब बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा। अब त्वरित इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, स्पीड से भागेगा। देखो अपने कॉन्सेप्ट के अनुसार तो अपन ने क्या बोला कि विद्युत क्षेत्र के कारण हर एक इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा, और बल लगने से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तेजी से भागने की कोशिश करेगा। लेकिन ध्यान रखना, इन इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो ज्यादा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि मैंने ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं इलेक्ट्रॉन की, मान लो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत भागेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। कंडक्टर के अंदर जब अपन बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहां पर अपन ने बोला कि इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत चलेंगे, और विपरीत चलेंगे किस त्वरण के साथ में, ए त्वरण के साथ में। ए की वैल्यू कितनी है, माइनस E बाई m, यानी हर एक इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना होगा, माइनस E बाई m। अब अकॉर्डिंग टू अपन ये बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रॉन है वो आपका तेजी से चलेगा,
और तेजी से चलेगा तो क्या होगा, जहां से ये इलेक्ट्रॉन निकला है, जहां से ये एक इलेक्ट्रॉन निकला है वहां तो आयन पड़ा रहेगा आपके सामने। जैसे मान लो ये पूरा वायर है वो कॉपर का है सपोज करो, तो इसमें कॉपर के बहुत सारे परमाणु होंगे, हजारों लाखों करोड़ों परमाणु होंगे, ठीक है। यानी इस कॉपर में मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये क्या बन गया, Cu+, आयन तो बचा हुआ है ना, अभी इलेक्ट्रॉन ही तो बाहर निकला है, और इसको आप आयन बोल दो, चाहे यहां पर एक नाम और देते हैं इसको कर्नल, क्या बोलते हैं बच्चों, कर्नल। कर्नल वो आर्मी वाला नहीं, कर्नल इसको बोलते हैं, आयन बोल दो चाहे कर्नल बोल दो। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही तेजी से भागेगा इसके सामने कोई कर्नल मिलेगा या कोई आयन मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उससे टकराएगा, जिससे इसकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आपको पता है कि इस कॉपर का वायर है, इसमें हजारों लाखों आपके पास कॉपर के परमाणु है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही भागने की कोशिश करेगा सामने कोई ना कोई कर्नल आ जाएगा, कोई ना कोई आयन आ जाएगा, वो उससे जाके टकराएगा। अब जरूरी नहीं है कि ये टकराए, फिजिक्स में टक्कर किसको बोलते हैं, जब दो बॉडी आपस में टकराए तो उसी को ही नहीं टक्कर बोलेंगे। अगर एक कण की स्पीड दूसरे कण की स्पीड से प्रभावित होती है तो उसको भी टक्कर ही बोलते हैं। हो सकता है मान लो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा जा रहा था तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। कहने का मतलब ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन तेजी से चलने की कोशिश करेगा तो इसके रास्ते में क्या होगा, कर्नल्स आएंगे, कुछ आयन्स आएंगे, उन आयन से ये टकराएगा और टकराने से इसकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है बच्चों। तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन के पास त्वरण तो होता है, ये तेजी से भागने की कोशिश भी करेगा, लेकिन रास्ते में कुछ रुकावट होगी जिसके कारण इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है बच्चों। तो अब यहां पर बैटरी लगाने के बाद मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से चलेगा वो, या सॉरी, आपका इलेक्ट्रॉन जिस वेग से चलेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, अपवहन वेग। क्या बोलेंगे बच्चों, अपवहन वेग। तो आगे बात करते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं इसका। अब देखो कहानी ये है कि जब अपन एक एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, मैंने कहा हर इलेक्ट्रॉन का त्वरण ये है, और मैंने कहा बैटरी लगाने से पहले सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग भी कितना था, 0। ये तो बैटरी लगाने से पहले था, लेकिन अब बैटरी लगाने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का वेग बदलेगा, और वो जिस वेग से चलेंगे उसी को अपन क्या बोल देंगे बच्चों, अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अपन एक एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मान लो पहले इलेक्ट्रॉन की स्पीड हो गई v1 = u1 + at1। क्लियर है इतनी सी बात। पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें, देखो बैटरी लगाने से पहले इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन की का वेग कितना था, u1। बैटरी लगाने के बाद वेग कितना हो गया, v1। तो न्यूटन की पहली समीकरण लगा सकते हैं अपन। अब एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर जो T1 है इसको मैं लिखूंगा τ1, और इसे τ को बोलते हैं बच्चों विश्रांति काल। क्या बोलते हैं इसको, विश्रांति काल। अब विश्रांति काल क्या होता है, मैंने अभी बोला था कि इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो ये किसी कर्नल से टकराएगा। मान लो ये इलेक्ट्रॉन पहले इससे टकराया, फिर टकराकर अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। मान लो इधर भागने की कोशिश करी, सामने फिर से क्या होगा, कोई कर्नल आएगा उससे टकराएगा। तो अपन याद है, कोई पहली टक्कर यहां पे हुई, उसके बाद यहां, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाला समय, देखो ये पहले आयन या कर्नल से टकराएगा, टकराने के बाद जब तक दूसरी टक्कर होती है, देखो इतने रास्ते में ये फ्री है ना, तो ये जितने समय तक फ्री रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, विश्रांति काल। और अगर अपन परिभाषा की बात करें तो अपन बोल सकते हैं कि दो क्रमागत टक्करों के मध्य, दो क्रमागत टक्करों के मध्य समय, यानी पहले इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, फिर इससे टकराएगा,
तो इतने रास्ते ये क्या हुआ, फ्री चला। और इतना समय तो फ्री है ना, ये कोई टक्कर नहीं हो रही बीच में, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, विश्रांति काल। और इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टो से, ठीक है ना। इस टो का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, विश्रांति काल। तो मान लो कि पहले इलेक्ट्रॉन का विश्रांति काल कितना है, 54 है। ऐसे ही अपन चालक के अंदर n इलेक्ट्रॉन है, तो सारे इलेक्ट्रॉनों के लिए बात करें तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग कितना हो जाएगा, v2 इक्वल्स टू u2 प्लस a τ2। ऐसे ही मैं nवे इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो vn इक्वल्स टू un प्लस a τ इंटू n। बोलो बच्चों, लिख सकता हूं ऐसा। मैंने कहा बैटरी लगाने से हर एक इलेक्ट्रॉन की वेग या हर एक इलेक्ट्रॉन का वेग बदल गया। अब यहां से देखो, अपन ने बोला कि बैटरी लगाने से पहले तो औसत वेग कितना था, 0। अब अपन सारे इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो सबका वेग बदल गया, और बैटरी लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन जिस वेग से चलते हैं उसी को अपन क्या बोलेंगे, अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग को मैंने किससे लिखा है, vd से। तो इस वाली इक्वेशन को आप ऐड करो तो आपके पास बनेगा, देखो v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन vn। इन सब का औसत निकालोगे तो वो तो क्या हो जाएगा, अपवहन वेग। और इनको जोड़ो तो मैं इसको इस तरीके से जोड़ देता हूं, u1 प्लस u2 एंड सो ऑन un अपॉन n। n पार्टिकल है अपने पास, और इन सब में देखो a कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ गया ना, तो यहां से क्या बचेगा, सॉरी प्लस भी तो है बीच में, a कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास τ1 τ2 एंड सो ऑन τn अपॉन n। देखो एवरेज वैल्यू निकालनी है अपने को। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इन सारी इक्वेशन को ऐड कर दो आप। सारी इक्वेशन को ऐड करोगे तो v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन vn। एक तरफ तो ये बनेगा, दूसरी तरफ u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन un। इसको n से डिवाइड कर दो आप, एक तरफ ये बन जाएगा औसत निकालने के लिए। फिर देखो त्वरण सबका सेम है तो सब में से कॉमन आ जाएगा। ये विश्रांति काल τ1 τ2 एंड सो ऑन τn, इसको n से डिवाइड कर दो तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, औसत बन जाएगा। तो देखो ये वैल्यू तो आपके पास शायद 0 हो गई होगी, देखो यहां से ये वाली वैल्यू तो 0, तो vd इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास सॉरी a, और इनको मैंने क्या लिख दिया सबको, τ एवरेज लिख सकता हूं, विश्रांति काल का एवरेज है देखो, τ एवरेज। अब देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू रख लेते हैं अपन, तो vd यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ जाएगी, माइनस e बाई m, और ये हो जाएगा आपका τ एवरेज। ये बच्चों आपके पास अपवहन वेग का फॉर्मूला आ गया। बहुत आसान है। अपन ने कहा बैटरी लगाने से पहले सारे इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग 0 हो जाएगा। जैसे ही बैटरी लगाओगे हर एक इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना होगा, माइनस ई बाई एम। उस त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉन का वेग बदलेगा। अब सारे इलेक्ट्रॉनों का वेग कैसे निकालेंगे अपन, पहले इलेक्ट्रॉन का v1 दूसरे का v2, ऐसे ही n इलेक्ट्रॉन है तो vn आ जाएगा। अब इन सब को ऐड कर दो तो अपन v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन vn डिवाइड बाई n, ये तो क्या हो जाएगा vd। देखो vd क्या होता है, बैटरी लगाने के बाद सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या होता है, अपवहन वेग। जैसे बैटरी लगाने से पहले औसत निकाला था ना अपन ने, तो कितना आया था 0, तो बैटरी लगाने के बाद इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये था अपने पास अपवहन वेग का फॉर्मूला। अगर इसी को अपन विभवांतर के रूप में लिखें तो विभवांतर के रूप में कैसे आएगा, विभवांतर के रूप में मान लो इस चालक की लंबाई कितनी है, L है, तो विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच क्या संबंध होता है, E इक्वल्स टू V इंटू L। सॉरी यही होता है ना, E इक्वल्स टू V इंटू L। कुछ गलत लिख दिया क्या, उल्टा लिख दिया, उल्टा 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 उल्टा, क्या सर क्या कर रहे हो, V इक्वल्स टू E इंटू L।
तो यहाँ से E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V अपॉन L। तो इस E की जगह में क्या रख सकता हूँ, V अपॉन L। तो VD इक्वल्स टू माइनस E V अपॉन M इंटू L, और ये हो जाएगा टाउ एवरेज। ये लो जी विभवांतर के रूप में आ गया। देखो इस चालक की लंबाई L मान लेते हैं अपन, तो V और E में क्या संबंध होता है, V इक्वल्स टू E इंटू L। तो यहाँ से E इक्वल्स टू बन जाएगा V अपॉन L। कई बार पूछ भी लेता है आपको कि अपॉन वेग और विभवांतर के मध्य संबंध क्या होता है, तो आपको पूछेगा VD इक्वल्स टू माइनस E V अपॉन ML इंटू टाउ एवरेज। तो ये था बच्चों अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, बैटरी लगाने से पहले इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या होता है, बैटरी लगाने के बाद इलेक्ट्रॉनों का वेग कैसे होगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, जहां पे अपन बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकालेंगे करंट के साथ में, करंट डेंसिटी के साथ में। तो तब तक के लिए थैंक यू।